नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी कला के विषय में तैयारी करेंगे। तो टीजीटी कला की तैयारी जो भी विद्यार्थी कर रहे हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग शुरू से देखेंगे चित्रकला के इतिहास को, कला का अर्थ क्या है, कला के प्रकार क्या हैं, कला की अवधारणाएँ क्या हैं, कला और संस्कृति का संबंध क्या है, भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है, कला के अध्ययन स्रोत क्या क्या है, इन सभी बातों का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज जो पहला अध्याय है इसमें विषय प्रवेश करते हैं। ये जितने भी यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे के सारे डॉक्टर रीता प्रताप जी के पुस्तक से लिए गए हैं, जो कि प्रमाणित पुस्तक है और उसी से हम लोग तैयारी करेंगे, क्योंकि डॉक्टर रीता प्रताप की ये पुस्तक टीजीटी कला के लिए रामबाण सिद्ध होती है। तो उसी का अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर चर्चा करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चलिए देखते हैं चित्रकला का इतिहास। अगर चित्रकला के इतिहास की बात करें तो सबसे पुराना है चित्रकला का इतिहास। कितना पुराना है, मानव सभ्यता का विकास जितना है उतना ही चित्रकला का इतिहास भी पुराना है। कहने का मतलब है, मनुष्य ने जिस समय प्रकृति की गोद में आँख खोली उस समय से ही मूक भावनाओं को अपनी तूलिका या टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के माध्यम से गुफाओं और चट्टानों की भित्तियों पर अंकित कर दिया है। तो कहने का मतलब है कि चित्रकला का इतिहास जो है अत्यंत ही पुराना है और आज से नहीं, सदियों से, जब से मनुष्य ने प्रकृति में अपनी आंखें खोली उसी समय से अपनी मूक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए तूलिकाओं से टेढ़ी मेढ़ी आकृतियाँ बनाना शुरू कर दिया था। तो कहा जा सकता है कि अपना सांस्कृतिक विकास करने के लिए मानव ने जिन साधनों को अपनाया उसमें चित्रकला भी एक साधन है। ठीक, तो कहने का आशय ये है कि मानव ने अपने सांस्कृतिक विकास करने के लिए जो भी साधन अपनाए उस साधनों में से चित्रकला भी एक ऐसा साधन है जिससे मानव अपना विकास कर सका। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कला का अर्थ। तो कला का अर्थ क्या होता है, कैसे, इसके विषय में चर्चा करते हैं। तो मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है। तो पहले कला की परिभाषा क्या होगी, मनुष्य की वो रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है, आर्ट कहलाती है। और अगर देखें भारतीय कला क्या है, दर्शन है। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि भारतीय कला क्या है, दर्शन है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय कला क्या है, 4 विकल्प दिया जा सकता है। तो भारतीय कला क्या है, दर्शन है। शास्त्रों के अध्ययन से पता चलता है कि कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। तो सबसे पहले कहाँ प्रयोग हुआ है कला शब्द का, ऋग्वेद में हुआ है। चलिए क्या हुआ है, लिखा गया यथा कला यथा सफ मध सृण सह नियामिति। अर्थात कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग जो है भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में भी किया है। तो ऋग्वेद में लिखा गया यथा कला यथा सफ मध सृण सह नियामित, ये ऋग्वेद में इसका वर्णन है। इसके बाद कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग जो है नाट्यशास्त्र में प्रथम शताब्दी में किया है। और नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने लिखा न तज्ज ज्ञानम न तिच्छिल्पम न सविधा न सा कला। अर्थात ऐसा कोई ज्ञान नहीं जिसमें कोई शिल्प नहीं, कोई विधा नहीं, कोई कला ना हो। कहने का मतलब कला हर जगह है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि जो कला संस्कृत से संबंधित शब्द है उसकी उत्पत्ति, अर्थात उसकी उत्पत्ति जो है कल धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना। जिसका अर्थ क्या होता है, प्रेरित। तो कल धातु का अर्थ होता है प्रेरित करना। ठीक, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसकी उत्पत्ति जो है का धातु से माना है। तो काम सुखम लात इत कलम कम आनंदम लात इत कला, इस प्रकार से कला के विभिन्न अर्थ माने जाते हैं। ठीक, तो जैसे पूछा जा सकता है कि कला जिसमें कल धातु का क्या अर्थ होता है, तो कल धातु का अर्थ है प्रेरित होना, करना या प्रेरित करना। ठीक, कम मतलब होता सुखम, लात इत कलम कम आनंदम लात इत कला। इस प्रकार कला के विभिन्न अर्थ माने गए हैं। आगे देखते हैं। आगे है कला का अर्थ।
तो कला का अर्थ क्या होता है? सुंदर, मधुर, कोमल और सुख देने वाला एवं शिल्प, हुनर अथवा कौशल। तो कला का अर्थ देखिए, यहाँ पर कला का विभिन्न अर्थ दिया गया है। सुंदर भी होता है, मधुर भी होता है, कोमल भी होता है, सुख देने वाला एवं शिल्प, हुनर अथवा कौशल होता है। तो कला आगे देखते हैं। कला में, कला के संबंध में पाश्चात्य जो दृष्टिकोण है उसको भी यहाँ पर अंग्रेजी भाषा में आर्ट कहा जाता है। तो पाश्चात्य दृष्टिकोण से देखें तो अंग्रेजी भाषा में कला को आर्ट कहा गया है, और फ्रेंच में आर्ट और लैटिन में आर्टम और आर्ट्स से कला को व्यक्त किया जाता है। ध्यान देने वाली बात है, अंग्रेजी भाषा में आर्ट कहते हैं, फ्रेंच में भी आर्ट कहा जाता है, लैटिन में आर्टम और आर्ट्स से कला को व्यक्त किया गया है। इसके अर्थ वह ही हैं जो संस्कृत भाषा के मूल अर से हैं। अर का अर्थ होता है बनाना, पैदा करना, रचना करना। तो यह शारीरिक और मानसिक कौशल आर्ट कहा गया है या माना गया है। आगे देखते हैं कला के प्रकार। तो कला के प्रकार की अगर बात करें तो कई प्रकार के होते हैं कला। इन प्रकारों को परिगणन भिन्न भिन्न रीतियों से होता है। मोटे तौर पर जिस वस्तु, रूप अथवा तत्व का निर्माण किया जाता है उसी के नाम पर इस कला का प्रकार कहलाता है। जैसे वास्तुकला तथा स्थापत्य कला, जैसे भवन निर्माण कला, जैसे दुर्ग, प्रासाद, मंदिर, स्तूप, चैत्य, मकबरे आदि। मूर्तिकला, पत्थर या धातु की छोटी बड़ी मूर्तियाँ मूर्तिकला की श्रेणी में रखे जाएंगे। चित्रकला, भवन भित्तियों पर, छतों पर, स्तंभों पर, वस्त्रों पर, भोजपत्रों पर, कागज़ पर अंकित जो किया जाता है वो चित्रकला की श्रेणी में आएगा। मृदभांड कला, मिट्टी के बर्तनों की जो बनाई जाती है वो भी एक कला है। मुद्रा कला अर्थात जो सिक्कों का ढलाई होता है, सिक्कों पर कलाकृतियाँ की जाती हैं, जैसे मौर्य काल के सिक्कों पर की गई हैं, प्राचीन काल के अन्यत्र सिक्कों पर की गई हैं। आप आहत सिक्के सुने होंगे, तो वो भी एक कला है, मुद्रा कला की श्रेणी में आएगा। इसके बाद देखते हैं कभी कभी जिन पदार्थों से कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है उस पदार्थों के नाम से उस कला का प्रकार जाना जाता है। जैसे प्रस्तर कला, पत्थर से गढ़ी आकृतियों को प्रस्तर कला की श्रेणी में रखेंगे। धातु कला, धातुओं की जो बनाई जाती हैं मूर्तियाँ हों चाहे सिक्के हों वो धातु कला की श्रेणी में आएंगे। दंत कला, हाथी के दांत से निर्मित कलाकृतियों को कहा जाता है। मृत्तिका कला, मिट्टी के बर्तनों का जो खिलौने बनाए जाते हैं ये भी मृत्तिका कला है। चित्रकला ऊपर आपको बताया गया है। इसके बाद मूर्ति कला भी अपनी निर्माण शैली के आधार पर दो प्रकार का होता है। क्या क्या? तो जिसमें चारों ओर तराश कर मूर्ति का रूप दिया जाता है, ऐसी मूर्ति का अवलोकन आगे पीछे चारों तरफ से किया जा सकता है। ठीक, अब इसमें क्या है, उत्कीर्ण कला और भास्कर्य कला। तो उत्कीर्ण कला क्या है और भास्कर कला क्या है? जिसमें चट्टान, पत्थर, धातु अथवा काष्ठ के फलक पर उकेर कर रूपांकन किया जाता है। इस चपटे फलक का पृष्ठभाग सपाट रहता है या फिर इसे दोनों ओर से उकेर कर अलग अलग मूर्ति फलक बना दिया जाता है। ठीक, किसी भवन या मंदिर के दीवार, स्तंभ, भीतरी छत पर उत्कीर्ण मूर्तियों के केवल अग्रभाग ही दिखाई देते हैं। ठीक, तो इसमें अगर हम देखें तो ये अर्धचित्र की श्रेणी में आएंगे और इसको दो तरह से किया जाता है, एक हाई रिलीफ और एक लो रिलीफ। हाई रिलीफ क्या है? इसमें गहराई से तराशा जाता है ताकि आकृतियाँ अधिक से अधिक उभर कर जीवंत हो सके। तो जिसको गहराई से तराशा जाता है वो क्या होता है, हाई रिलीफ की श्रेणी में आएगा। और लो रिलीफ क्या होता है, जिससे हल्का तराशा जाए, इसलिए इस आकृति में चपटापन रहता है, तो इसको लो रिलीफ कहते हैं। ठीक सॉरी, चलिए अगला देखते हैं कला की अवधारणा। कई विद्वानों ने कला को परिभाषित करने के लिए अपने अपने तरीकों से अपनी अवधारणा दी है। ठीक, जैसे हम पढ़ें प्लेटो जी को, तो प्लेटो के अनुसार यहाँ पर दिया गया है, प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सुंदर वस्तु को अपना प्रेमास्पद चुनता है, अतः कला का प्राण सौंदर्य है। ठीक, तो इनका जो मुख्य हमें देखना है, इन्होंने कहा है प्लेटो ने कि कला का प्राण क्या है, सौंदर्य है। उन्होंने कला को सत्य की अनुकृत माना है। तो प्रश्न आ सकता है कि सत्य की अनुकृत, कला को सत्य की अनुकृत किसने माना है? तो प्लेटो ने माना है। अरस्तु ने कहा है क्या? अरस्तु ने इसे अनुकरण माना है।
कला को क्या माना है? अनुकरण। हीगल महोदय ने कला को आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम माना है। क्रोचे महोदय ने कहा है कि कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। टॉलस्टॉय की दृष्टि से क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि, शब्द आदि के द्वारा भावों की वह अभिव्यक्ति जो श्रोता, दर्शक और पाठक के मन में भी वही भाव जागृत कर दे, वही क्या होती है? कला होती है। फ्रायड ने कला को मानव की दमित वासनाओं का उभरा रूप माना है। और यहाँ पर हर्बर्ट रीड ने कहा है अभिव्यक्ति के आह्लादक एवं रंजक स्वरूप को कला माना है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने माना है कि मनुष्य कला के माध्यम से अपनी गंभीरतम अंतर की अभिव्यक्ति करता है। वहीं जयशंकर प्रसाद जी ने भी कहा है कि ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का मानव द्वारा शारीरिक तथा मानसिक कौशलपूर्ण निर्माण कला होता है। ठीक, इसके बाद हम कला का वर्गीकरण 2 बिंदुओं पर कर सकते हैं। कला का वर्गीकरण अगर करें तो हम 2 बिंदुओं से कर सकते हैं। पहला उपयोगी कला, दूसरा ललित कला। उपयोगी कला क्या होता है, ललित कला क्या होता है, इसके विषय में थोड़ा बात करते हैं। उपयोगी कला मानव समाज के लिए उपयोगी होता है। ठीक, उपयोगी कला जो होता है वो मानव समाज के लिए उपयोगी होता है। और ललित कला क्या है? ललित कला सौंदर्य प्रधान होता है। ठीक, ललित कला जो है वो सौंदर्य प्रधान है। ठीक, ललित कलाओं का उल्लेख प्राचीन भारतीय साहित्य में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। ठीक, अतः ललित कला का नामकरण पाश्चात्य संपर्क की देन है। पाश्चात्य विद्वानों ने ललित कलाओं के अंतर्गत 5 कलाएं मानी है। ठीक, तो ये पूछा जा सकता है कि ललित कलाओं के अंदर कितनी कलाएं मानी जाती हैं? तो 5 कलाएं मानी जाती हैं। क्या क्या मानी जाती हैं? स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला एवं काव्य कला। ठीक, तो ये 5 प्रकार की कलाएं हैं। इसमें काव्य कला काव्य कला जो होता है अर्थ प्रधान होता है, संगीत कला ध्वनि प्रधान होता है और अन्य कलाएं रूप प्रधान होती हैं। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा एक बार फिर। काव्य कला जो होता है वो अर्थ प्रधान होता है, संगीत कला ध्वनि प्रधान होता है। बाकी जितने कलाएं तीनों बची रही हैं वो रूप प्रधान होती हैं। कैसे? जैसे काव्य कला, कविता में अर्थ का समावेश होता है तो अर्थ प्रधान होता है। संगीत बिना ध्वनि के, बिना नाद के, ठीक, लय के संगीत का कोई अस्तित्व नहीं, इसलिए उसको ध्वनि प्रधान की श्रेणी में रखा जाता है। और बाकी कलाएं रूप प्रधान होती हैं। जैसे मूर्ति का एक रूप दिया जाता है, चित्र में एक रूप दिया जाता है, ठीक, और स्थापत्य में भी एक रूप दिया जाता है। ठीक, जैसे ताजमहल हो गया या कोई गिरजाघर हो गया या कोई घर का स्वरूप हो गया, तो ये सब रूप प्रधान है। बाकी 2 कला जो है, काव्य कला एक अर्थ प्रधान होता है और संगीत कला ध्वनि प्रधान होता है। ठीक, तो आपको इसके बाद हम लोग अगला अध्याय करेंगे, कला का अध्ययन स्रोत पढ़ेंगे। ठीक, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। अगले वीडियो में फिर डॉक्टर रीता प्रताप की पुस्तक से अध्ययन करने के लिए फिर नई सामग्री को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।